स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः भारतीय विजन क्लासेस में। झारखंड प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थियों के लिए आज की यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो याद रखिएगा कि सिर्फ भारतीय विजन क्लासेस पर झारखंड का जो एसएससी पेपर 2 का हिंदी का जितनी भी कहानियां हैं सभी कहानियों का निचोड़ सिर्फ एक ही क्लास में, और यह काम सिर्फ भारतीय विजन क्लासेस पर ही हो सकता है। तो जो विद्यार्थी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सहायक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं, या झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या झारखंड का कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका विषय आप अगर पेपर 2 में हिंदी लिए हैं तो यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कहानी का पूरा भाग ही आपको एक क्लास में मिलने वाला है। तो सभी साथी क्लास से जुड़ जाएंगे। चलिए हम क्लास की ओर चलते हैं। पहला कहानी है मधुआ। तो एक एक बिंदु की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मधुआ कहानी के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। सभी जितने भी महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं सभी पर चर्चा हम कर रहे हैं। प्रकाशन वर्ष, तो मधुआ कहानी का प्रकाशन वर्ष हो जाएगा 1931 ईस्वी। और ये किस कहानी संग्रह में है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी का आंधी कहानी संग्रह में है। तो 3 महत्वपूर्ण यहाँ पर तथ्य आपको मिल गए। रचनाकार जयशंकर प्रसाद, प्रकाशन वर्ष 1931 ईस्वी, और किस कहानी संग्रह में संकलित है ये मधुआ कहानी? तो आंधी। इस कहानी का जो महत्वपूर्ण जो विशेष है, एक प्रकार से जो उद्देश्य है कहानी का जो रहता है, तो इस कहानी में शराबी और मधुआ के मनोभाव के साथ साथ शराबी के हृदय परिवर्तन की कथा चित्रित किया गया है। यानी इस कहानी में शराबी और मधुआ इस कहानी के प्रमुख पात्र के रूप में है। तो इनके मनोभावों के साथ साथ जो शराबी है उसके हृदय परिवर्तन की कथा इसमें चित्रित की गई है। अब सबसे पहले चर्चा करते लेखक परिचय। तो लेखक परिचय, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद का परिवार जो है सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। किस नाम से? सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। प्रसाद के पितामह जो थे तंबाकू का व्यापार करते थे। किसका व्यापार करते थे? तो तंबाकू का व्यापार करते थे। आगे बढ़ते हैं। प्रसाद का परिवार, पिताजी का नाम था देवी प्रसाद, पितामह का नाम था शिवरत्न साहू, माता का नाम था मुन्नी देवी, यानी पिता का नाम देवी प्रसाद और माता का नाम मुन्नी देवी, और भाई का नाम क्या था? शंभू रत्न। तो ये जयशंकर प्रसाद जी का परिवार है। उनके पितामह जो थे यानी पितामह शिवरत्न साहू का तंबाकू का व्यापार था, और उनका परिवार सुंघनी साहू के नाम से क्या है? प्रसिद्ध रहा है। सभी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, सभी तथ्यों पर हम चर्चा किए हैं जहाँ से परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं। अब जयशंकर प्रसाद की जो प्रथम रचना है वो कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद अपनी प्रथम रचना किस उपनाम से की थी? तो कलाधर उपनाम से की थी। किस नाम से की थी? तो कलाधर उपनाम से की थी। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इनकी प्रथम रचना जो कलाधर उपनाम से की थी वो कौन सी रचना है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जयशंकर प्रसाद को झारखंडी नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आ चुका है और विद्यार्थी लोग इसमें फंस भी चुके हैं। तो जयशंकर प्रसाद को झारखंडी नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। जयशंकर प्रसाद छायावाद के क्या है? तो प्रवर्तक हैं। जयशंकर प्रसाद किस दर्शन से प्रभावित थे? तो आनंदवाद दर्शन से प्रभावित थे। और जयशंकर प्रसाद की पहली कविता कौन है? तो सावन पंचक है। और जयशंकर प्रसाद भगवान शिव के उपासक थे। कितने महत्वपूर्ण बिंदु है? भगवान शिव के उपासक थे। पहली कविता सावन पंचक। किस दर्शन से प्रभावित थे? आनंदवाद दर्शन से प्रभावित थे। छायावाद के प्रवर्तक हैं। जयशंकर प्रसाद को झारखंडी कहा जाता है। और इन्होंने जो अपनी प्रथम रचना जो की थी वो कलाधर उपनाम से की थी। और आगे महत्वपूर्ण बिंदु है, जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति कौन है? तो चित्राधार है। यानी काव्य कृति मतलब काव्य संग्रह चित्राधार है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी रचना कौन है? तो कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है। तो जयशंकर प्रसाद का प्रथम छायावादी रचना प्रभात है, याद रखिएगा। जयशंकर प्रसाद की खड़ी बोली में रचित प्रथम काव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली। यहाँ देखिए छायावादी रचना है, प्रथम काव्य कृति, यहाँ खड़ी बोली बात आ गया। तो खड़ी बोली में रचित प्रथम काव्य रचना कौन है? तो कानन कुसुम, याद रखिएगा। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन है? तो ग्राम है। पहली कहानी कौन है? ग्राम है, जो किस पत्रिका में छपी थी? तो हिंदू पत्रिका में छपी थी। इतने सारे महत्वपूर्ण तथ्य आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद को कामायनी महाकाव्य के लिए, इनका एक महाकाव्य कामायनी जो बहुत ही प्रसिद्ध है। अगर हिंदी साहित्य का इतिहास
आपका सिलेबस में है। तो याद रखिएगा कामायनी से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, निश्चित है कि एक दो प्रश्न निश्चित आता है। तो कामायनी महाकाव्य के लिए 1937 ईस्वी में मंगला प्रसाद पारितोषिक जो सम्मान है वो दिया गया था। तो प्रश्न आ सकता है कि जयशंकर प्रसाद को किस रचना के लिए मंगला प्रसाद से पारितोषिक से मतलब पुरस्कृत किया गया था, तो कामायनी महाकाव्य के लिए। अब आगे बढ़ते हैं जयशंकर प्रसाद की रचनाएं। ये देखिए काव्य रचनाएं हैं उर्वशी, वन मिलन, प्रेमराज, अयोध्याधार, प्रेम पथिक, करुणालय, कानन कुसुम, झरना, महाराणा का महत्व, आंसू, लहर, कामायनी इत्यादि। अब चित्राधर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति है। चित्राधर क्या है, तो प्रसाद की प्रथम काव्य कृति है। अब कहानी संग्रह देखते हैं। इनकी 5 कहानी संग्रह है। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। छाया में 11 कहानियाँ हैं, प्रतिध्वनि में 15 कहानियाँ हैं, आकाशदीप में 19 कहानियाँ हैं, आंधी में 11 और इंद्रजाल में 14 कहानियाँ हैं। तो कुल कहानियाँ कितना हो गया इसे आप जोड़कर देख लीजिएगा। इनकी कुल कहानियों की संख्या इतनी ही है। अब उपन्यास कंकाल, तितली और इरावती, ये 3 उपन्यास है जयशंकर प्रसाद जी के, जिसमें महत्वपूर्ण है कि यहाँ से प्रश्न आता है कि जयशंकर प्रसाद का वह कौन सा उपन्यास है जो अधूरा। याद रखिएगा इरावती उपन्यास जो है जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास है। निबंध में चलते, निबंध इनका काव्य कला बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है जिसका रचना काल है 1939 ईस्वी है। अब चलते हैं नाट्य रचनाएं की ओर, नाटक की ओर। तो प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ। हम थोड़ा जल्दी में करें क्योंकि हमें कहानी की ओर जाना है। हम सभी रचनाओं को जिनको नोट्स चाहिए नोट्स मिल जाएंगे। तो इसे आपको और भी बेहतरीन तरीके से, अगर क्योंकि काव्य भाग है तो हम आपको कहानी भाग पढ़ा रहे हैं। तो हमें आज इस क्लास में पूरे 8 कहानियों को देखनी है। तो ये सभी इनके नाट्य रचनाएं हैं, इसे आप देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। नाट्य रचनाएं के बाद नाट्य रचना में जो सबसे महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा चंद्रगुप्त, ध्रुवसामनी, स्कंदगुप्त। यहाँ से कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है। स्कंदगुप्त किसकी रचना है, चंद्रगुप्त किसकी रचना है, ध्रुवसामनी किसकी रचना है, तो ये सभी जयशंकर प्रसाद जी के रचना है। अब आगे चलते हैं। जयशंकर प्रसाद किस प्रकार के कथाकार माने जाते हैं, रचनाकार माने जाते हैं। याद रखिएगा ऐतिहासिक शब्द इनसे जुड़ा हुआ है और इससे भी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आ चुके हैं। तो याद रखिएगा ऐतिहासिक कथाकार के रूप में जयशंकर प्रसाद जाने जाते हैं। अब हम चलते हैं, क्योंकि मेरा पहला कहानी था मधुआ। हम यहाँ जो देखिए जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय के साथ साथ उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और उनका जो कुछ है उनसे जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसकी हम चर्चा किए। अब हम सीधा चलते हैं कहानी की ओर। तो कहानी है मधुआ। अब पहला जो पात्र, कहानी में सबसे पहले पात्र परिचय की चर्चा करते हैं। तो पात्र परिचय में पहला शराबी, शराब पीने का आदी आदमी है। कहानी सुनाकर अपनी गुजारा करता है, यानी कहानी सुनाता है। कहानी सुनाने के बदले इसको क्या मिलता है, शराब मिलता है। शराब पीकर मतलब ज़्यादा शराब पीता है, खाना कम खाता है। ठाकुर सरदार सिंह कहानी सुनाने के बदले 1 रुपया देते। याद रखिएगा ठाकुर सरदार सिंह जो है वो एक कहानी सुनने के आदी हैं। तो कहानी सुनने के बदले में शराबी को 1 रुपया देते हैं। शराबी के जीवन में मधुआ के आ जाने से इसके मनोभाव में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि हम प्रारंभ में आपको बताए थे शराबी के जीवन में जब मधुआ आता है तो शराबी का हृदय परिवर्तन हो जाता है और शराब न पीने की कसम अंत में खाता है। शराबी के पास रहने के लिए एक गंदी कोठरी और शान धरने का कल है। देखिए शराबी की कुल संपत्ति की यहाँ चर्चा की गई है। तो शराबी की कुल संपत्ति है एक गंदी कोठरी यानी कमरा और शान धरने का एक कल है, यानी 2 चीज़ है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अब मधुआ एक तरह से कह सकते हैं कहानी का कथानायक मधुआ, कहानी का नायक तथा एक अनाथ बच्चा। अनाथ बच्चा मतलब इसके माता पिता नहीं है। मधुआ ठाकुर सरदार सिंह के यहाँ नौकर था, परंतु वहाँ से छोड़कर शराबी के साथ रहने लगता है, क्योंकि वहाँ बहुत मार पड़ती है और साथ ही साथ भोजन भी सही से नहीं मिलता समय पर। तो बेचारा वहाँ से छोड़कर क्या होता है कि शराबी के साथ रहने लगता है। मधुआ के माता पिता की मृत्यु होगी, इसलिए यह क्या है, अनाथ हो गया। इसका कोई इस संसार में नहीं है। यही कारण कि मधुआ किसके साथ फिर रहने लगता है, शराबी के साथ। अन्य पात्र में ठाकुर सरदार सिंह एक जमींदार हैं जिसे कहानी सुनने की शौक है और कहानी सुनने के बदले वो क्या करते हैं, शराबी को पैसे भी देते हैं और शराबी से क्या करता है, शराब पीता है। कुंवर साहब तो जमींदार साहब के लड़का जो लखनऊ में पढ़ता है। लल्लू जो है जमींदार का जमादार है और ये क्या करता है, ये मधुआ को बहुत डांटता भी है।
राम जी कौन है? तो शराबी का पुराना दोस्त जिसके पास शराबी का शान धरने की कल थी, और वह क्या करता है, अंत में कहता है तुम अपना शान धरने की कल ले जाओ, अब मैं इसे और आगे नहीं ढो सकता। तो ये सभी पात्र थे महत्वपूर्ण पात्र, मधुआ, शराबी, ठाकुर सरदार सिंह, कुंवर साहब, लल्लू और राम जी। अब संपूर्ण कथा सार की ओर चलते हैं। तो मधुआ कहानी की शुरुआत एक शराबी के कथन से होती है जो पिछले 7 दिनों से शराब नहीं पिया है। यानी मधुआ कहानी की जो शुरुआत है वो शराबी के कथन से होती है। और कथन अगर आप मूल कहानी पढ़ेंगे तो निश्चित आपको पता होगा, जो बेचारा 7 दिनों से कुछ भी नहीं न खाया है, न ही कभी शराब पिया है, 7 दिनों से शराब नहीं पिया है। अब शराबी आदमी जो जिसको एक दिन भी, जो शराबी होता है वो एक दिन भी बिना पिए नहीं रह पाता है। यहाँ शराबी आदमी जो है 7 दिन से शराब पिया नहीं है। शराबी ठाकुर सरदार सिंह को प्रेम और पीड़ा भरी कहानियाँ सुनाकर अपना पीने का काम चला लेता है, मतलब पीने का बंदोबस्त कर लेता है। क्या पीने का? तो शराब पीने का बंदोबस्त कर लेता है। किसे कहानी सुनाकर? तो ठाकुर सरदार सिंह को। एक दिन वह ठाकुर को कहानी सुनाकर महल से बाहर निकला तो उसे ठाकुर का नौकर मधुआ रोता हुआ मिला। यानी जब एक दिन वो ठाकुर के महल से जब कहानी सुनाकर जब शराबी निकला और बदले में 1 रुपया भी मिला था, तो जब बाहर आया देखा कोई रो रहा है, जब देखा तो मधुआ रोता हुआ क्या हुआ मिला। शराबी मधुआ को वहाँ से लेकर अपनी कोठरी में आ गया। और शराबी क्या किया, मधुआ को यानी ठाकुर सरदार सिंह के यहाँ से हवेली से लेकर कहाँ ले आया, तो अपना जो गंदी कोठरी की चर्चा है उसमें ले आया। ठाकुर से मिले 1 रुपये से वह मिठाई, पूड़ी और नमकीन खरीद कर मधुआ की भूख शांत की। तो मधुआ क्यों रो रहा था? कि तो मार भी पड़ी थी बेचारे को, और खाने के लिए मतलब उसको भूख भी बहुत ज़ोर से लगी हुई थी। अब वो क्या क्या खरीदा? मिठाई, पूड़ी, नमकीन खरीद कर मधुआ की भूख शांत की। रात को मधुआ को वह ओढ़ने के लिए अपना पुराना कोट दिया। और रात को मधुआ को ओढ़ने के लिए क्या किया? तो शराबी ने अपना पुराना कोट दिया। शराबी को रात भर मधुआ के बारे में, यानी शराबी जो है रात भर मधुआ के बारे में सोचता रहा कि इसे रहने दूं या भगा दूं। यानी रात भर शराबी सोचता रहा, उसे नींद भी नहीं आई रात को, और रात भर यही सोचता रहा कि इसे यहीं रहने दूं या फिर भगा दूं। दूसरे दिन उसे गोमती नदी पर पुराना दोस्त राम जी मिला, जिसके पास वह अपना शान धरने की कल लेकर वापस अपनी कोठी में आ गया। मधुआ की दृढ़ निश्चयी बातों को सुनकर शराबी के भी हृदय परिवर्तन हो गया और वह भी शराब ना पीने का निश्चय किया। अर्थात यहाँ ज़्यादा देखिए, मधुआ के दृढ़ निश्चयी बातें सुनकर, क्या दृढ़ निश्चयी बातें थी? तो बातें थी कि मधुआ ने यह निश्चय कर लिया था कि वह अब कभी ठाकुर के हवेली में नौकरी करने नहीं जाएगा। वह निश्चय कर लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए वह नहीं जाएगा। इस निश्चय बातें को सुनकर शराबी का भी हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह भी शराब ना पीने का निश्चय करता है। कहानी के अंत में शराबी के साथ मधुआ भी काम करने के लिए चल पड़ा। मतलब अंत में मधुआ शराबी के साथ ही क्या करता है, शान धरने की कल लेकर काम के लिए निकल पड़ता है। शान धरना मतलब एक प्रकार से, शान धरने की कल उसको कहते हैं, एक प्रकार से जो हम लोग लोहा वगैरह को क्या करते हैं, उसमें जो शान धरते हैं, मतलब हम लोग कहते हैं उसमें धार लगाना, तो वही बात हुआ। प्रसाद की यह कहानी में शराबी के हृदय परिवर्तन को दर्शाया गया है। यानी शराबी का हृदय परिवर्तन होता है और वह शराब ना पीने की क्या करता है, तो वह भी एक निर्णय ले लेता है। अब देखिए प्रमुख संवाद, क्योंकि इस बार सीजीएल की परीक्षा में संवाद से बहुत सारे प्रश्न आए थे और बहुत सारे विद्यार्थी फंस भी गए थे। अच्छा हुआ कि रद्द हो गया, रद्द तो होना चाहिए था क्योंकि बहुत ही गलत हुआ था। तो चलते हैं एक एक संवाद की ओर। भविष्य में चाहते हैं कि ऐसा फिर ना हो कि मेहनत कर रहे विद्यार्थियों के लिए गलत ना हो, ऐसा हम आयोग से मतलब उम्मीद रखते हैं कि दोबारा ऐसा ना हो। जो भी विद्यार्थी मेहनत कर रहे हैं उन्हें मेहनत का फल मिलनी चाहिए। अब प्रमुख संवाद की ओर चलते हैं। पहला संवाद है शराबी का कथन जमींदार को। क्या कथन है? आज 7 दिन हो गए पीने को कौन कहे, छुआ तक नहीं, आज 7वां दिन है सरकार। यह शराबी किसे कहता है? तो जमींदार जी को कहता है, जमींदार को कहता है आज 7 दिन हो गए पीने को कौन कहे, छुआ तक नहीं, आज 7वां दिन है सरकार। दूसरा संवाद जमींदार सरदार सिंह का कथन शराबी को। अब जमींदार सरदार सिंह शराबी को क्या कहता है? तुम झूठे हो, अभी तो तुम्हारे कपड़ों से महक आ रही है। मतलब कहता है कि 7 दिन से हम नहीं पिए हैं शराब। तो जवाब में जमींदार साहब बोलते हैं तुम झूठे हो, अभी तो तुम्हारे कपड़ों से महक आ रही है। किसकी महक? शराब की महक आ रही है।
अब शराबी फिर कहता है, क्योंकि सारे महत्वपूर्ण संवाद इसलिए सबको हम एक साथ ले लिए हैं। फिर शराबी जमींदार को कहता है, झूठ कैसे कहूँ, आज तो जितना नहीं, जब शराबी को 1 रुपया मिलता है ना, उसके बदले में बोलता है, झूठ कैसे कहूँ सरकार, आज जितना भी मिलेगा सबको पीऊँगा। अगला कथन जमींदार का कथन शराबी को। जमींदार शराबी को क्या कहता है, अद्भुत, 7 दिन पेट काट कर आज अच्छा भोजन ना करके तुम्हें पीने की सूझी है। ये कौन कहता है, जमींदार शराबी को कहता है, क्योंकि शराबी कहता है सर आज सरकार आज जो भी मिलेगा पेट भर पीऊँगा, मतलब पेट भर खाऊँगा नहीं, 7 दिन से कुछ नहीं खाया पिया है, तो अच्छा भोजन ना करके तुम्हें पीने की सूझी है, जमींदार शराबी को कहता है। अब शराबी का कथन जमींदार को, मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये बिंदु है, मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है, शराबी का कथन जमींदार को। अगला भी कथन शराबी का है, 7 दिन से एक बूंद भी गले में न उतरी थी, भला मैं भी कैसे मुंह दिखा सकता था। यह कौन कहता है, तो शराबी ये भी जमींदार को ही कहता है। अगला शराबी का कथन जमींदार को। फिर शराबी जमींदार को कहता है, सरकार बूढ़े से सुने हुए नवाबों के सोने के दिन, अमीरों की रंगरेलियाँ, दुखड़ों का दर्द भरी आहें, रंग महलों की घुल घुल कर मरने वाली बेग में अपने आप सिर में चक्कर काटती रहती है। यह कथन कौन कहता है, तो शराबी जमींदार को कहता है। आगे बढ़ते हैं, लल्लू का कथन मधुआ को। अब लल्लू मधुआ को क्या कहता है, रोता क्यों है, कुंवर साहब ने तो 2 ही लात न लगाई है, यानी 2 ही लात न लगाई है, कोई गोली तो नहीं मार दी। अगला लल्लू का कथन मधुआ को, मधुआ जा सो रहा, नखरा मत कर, नहीं तो उठूंगा और खाल उधेड़ दूंगा। ये लल्लू कौन है, तो जमींदार साहब का जमादार है। अगला शराबी का कथन मधुआ को, सुनता है रे छोकरे, रोना मत, रोएगा तो खूब पीटूंगा। मुझे रोने से बड़ा बेर है, ये शराबी का कथन मधुआ को। अगला शराबी का स्वगत चिंतन, आज तक मैंने दूसरों के खाने का सोच किया ही नहीं, तो क्या ले चलूं, मतलब वो सोचता है कि मैं आखिर उस बच्चे के लिए क्या ले लूं, तो आज तक तो मैंने किसी के खाने के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। अगला शराबी का स्वगत चिंतन मधुआ के विषय में, किसने ऐसे सुकुमार फूलों को कष्ट देने के लिए निर्दयता की सृष्टि की, आहरी नियति। फिर मधुआ का कथन शराबी को, भला हाथ मुंह भी ना धोऊं, खाने लगूं, जाऊंगा कहाँ। आगे बढ़ते हैं, शराबी का कथन मधुआ को, यह लो फिर क्या यहाँ जमा यहाँ छूट गया है, यह जमा घड़ी है कि मैं खोद खोद कर तुम्हें मिठाई खिलाता रहूँगा। शराबी का कथन मधुआ को। अब मधुआ कथन शराबी को, कभी कहीं भी रह सकूँगा पर उस ठाकुर की नौकरी न कर सकूँगा। और यही निश्चय लेता है, इसी दृढ़ निश्चय से शराबी का भी हृदय परिवर्तन होता है, वो भी कहता है कि अब मैं शराब नहीं पीऊँगा, अब मैं काम करूँगा। आगे बढ़ते हैं, अब कहानी विशेष जो और भी महत्वपूर्ण कुछ कुछ हैं। शराबी को कंबल के नीचे क्या मिला था, शराबी के कंबल के नीचे क्या था, तो पराठे का सूखा टुकड़ा था, जिसे वह जब मधुआ उसके घर में जाता है तो मधुआ को पराठे का सूखा टुकड़ा बोलता है, इसे चबा, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करता हूँ। राम जी अपने घर का किराया कितने देता है, 2 रुपये देता था, ये भी याद रखिएगा। राम जी अपने घर का किराया 2 रुपये देता था। शराबी का साथी कौन था, तो राम जी था। शराबी 7 दिनों से शराब नहीं पी सका था। और सान धरने की कल किसको कहते हैं, जो धार लगाने का जो कल होता है, मशीन, मतलब जो चाकू में धार लगाना हो, या फिर जो भी जितने भी काटने वाले जो भी वस्तु इसमें धार लगाने का जो कल होता है, उसी को सान धरने की कल कहा जाता है। सान धरना मतलब धार लगाना। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसे आप देख लेंगे, पीडीएफ जब आप लेंगे तो उसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न सभी मिलेंगे, उसे आप देख लेंगे। अब दूसरा कहानी की ओर चलते हैं हम। ठाकुर का कुआं, इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार प्रेमचंद जी हैं। प्रकाशन वर्ष, तो इसका प्रकाशन वर्ष है ठाकुर का कुआं 1932 ईस्वी। किस कहानी संग्रह से इसे किस कहानी संग्रह में संकलित है, तो मानसरोवर भाग 1 में, यानी प्रेमचंद का जो कहानी संग्रह है मानसरोवर, जो 8 भागों में है, उसमें से जो भाग 1 है उसमें ये ठाकुर का कुआं कहानी जो है उसी में संकलित है। अब इस कहानी का जो
मूल उद्देश्य है उसे देख लेते। इस कहानी में किसका क्या, आखिर इसमें क्या चित्रण किया गया है। तो इस कहानी में जाति प्रथा से त्रस्त समाज का चित्रण है। नीच जातियों के प्रति उच्च जातियों का जो दुर्व्यवहार होता है उसका भी इसमें क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। अब लेखक परिचय, प्रेमचंद जी का यहाँ परिचय दिया, जीवन परिचय पूरा है। इसे आप हम इसे थोड़ा इसको बढ़ाएंगे, क्योंकि इसे अगर आपको पढ़ना होगा तो प्रेमचंद जी का जीवन परिचय का मेरे पास जो है उसका भी स्पेशल वीडियो अपलोडेड है। सेम चीज़ आपको मिलेगा। नोट्स आप लेंगे, नोट्स में आपको सब मिल जाएगा। तो यहाँ लेखक का जीवन परिचय दिया हुआ है, तो इसे देख लेंगे। प्रेमचंद से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो भी हम ले लिए हैं यहाँ पर। इन तथ्यों को भी आप उस वीडियो से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा प्रेमचंद से जुड़े जितने भी, रचना से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, यानी प्रेमचंद की पहली कहानी संग्रह, प्रेमचंद को प्रेमचंद किसने कहा, प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी, अंतिम हिंदी कहानी, और प्रेमचंद के कौन कौन से उपन्यास जो बहुत ही प्रसिद्ध है, उस सभी की चर्चा हम, प्रेमचंद का एक स्पेशल वीडियो है जिससे प्रेमचंद का जीवन परिचय से जुड़ा हुआ सब कुछ है, उसे आप पढ़ लेंगे। और यहाँ याद रखिएगा प्रेमचंद की कुछ नाटकों की भी रचना किए हैं। तो संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी, ये कई बार पूछ देता है किनकी नाटक है, तो प्रेमचंद जी की है, इसे भी याद रखिएगा। अब यहाँ प्रेमचंद के जितने भी उपन्यास हैं सभी उपन्यास का भी हम इसमें आपको दिए हैं, किस उपन्यास में कौन कौन से पात्र रहे और किस उपन्यास में जो उपन्यास का मूल उद्देश्य है उसकी भी चर्चा हम किए हैं। तो ये सभी उनके उपन्यास है, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्म, गोदान, मंगलसूत्र, सेवा सदन। तो ज़्यादा प्रथम पूछता परीक्षा में प्रथम उपन्यास कौन है प्रेमचंद का, और ज़्यादा प्रश्न है आपका, देखिए गोदान से ज़्यादा पूछता है परीक्षा में प्रश्न। तो ये सभी है जो प्रेमचंद के उपन्यास हैं। तो इसमें से एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि प्रेमचंद का जो मंगलसूत्र उपन्यास है ये अधूरा, याद रखिएगा। यह एक अधूरा उपन्यास है जिसे पूर्ण किसने किया, तो पूर्ण इन्हीं के पुत्र अमृत राय ने इसे क्या किया था, पूरा किया था। तो यहाँ से भी प्रश्न आता है प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है। तो ये सभी प्रेमचंद से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य थे। हम सीधे चलेंगे हमें कहानी की ओर जाना, क्योंकि हमें आज हम आपको बता ही दिए थे कि एक ही वीडियो क्लास में जेएसएससी पेपर 2 में लगे जितने भी कहानी हैं हिंदी में सभी कहानियों को देखेंगे। तो दूसरी कहानी की ओर हम चल चुके हैं। तो यहाँ आप देखिए, अब प्रेमचंद के कहानी संग्रह जो है सप्तसरोज, नवनिधि, समर यात्रा, सोजे वतन और मानसरोवर, ये सभी क्या हैं, तो प्रेमचंद की कहानी संग्रह है। प्रेमचंद की पत्रिकाएं देख लिए, मर्यादा, माधुरी, जागरण और हंस, ये पत्रिकाओं का प्रेमचंद जी क्या किए थे, तो इन पत्रिकाओं का संपादन किए थे। अब हम चलते हैं यहाँ पर पात्र परिचय की ओर। तो पात्र परिचय की ओर चलते हैं। पहला है जोखू। हम अभी दूसरा कहानी पढ़ रहे हैं ठाकुर का कुआं। तो जोखू जो है गंगी का बीमार पति है जो कहानी के प्रारंभ में प्यास से तड़प रहा है। एक तो बीमार है, उसे प्यास लगी हुई है और प्यास से बेचारा क्या हो रहा है, तो तड़प रहा है। जोखू को गंगी, यह बदबूदार होगा, छूट गया। जोखू को गंगी जो है बदबूदार पानी पीने से रोकती है, परंतु प्यास का मारा जोखू बदबूदार पानी पी लेता है। अब याद रखिएगा कि जोखू जो है बीमार है और प्यास से तड़प रहा है। जब उसे पानी पीने के लिए जब लोटा को मुंह में लगाता है तो पानी में बदबू आती है। तो बदबूदार पानी जो है उसकी पत्नी गंगी जो है उसे पीने नहीं देती है। अब दूसरा पात्र गंगी जोखू की पत्नी है जो जोखू से बहुत स्नेह रखती है, यानी स्नेह करती, प्रेम करती है, यानी अपनी पति के प्रति समर्पित स्त्री है। जोखू के लिए ठाकुर के कुएं पर रात के 9 बजे पानी भरने जाती है, परंतु निराश होकर वापस लौटती है, क्योंकि जाती तो जरूर है परंतु निराश होना पड़ता है, पानी भरकर नहीं ले आ पाती है। और समाज में ऊंच नीच भेदभाव का मन ही मन विरोध भी करने वाली स्त्री गंगी है। और कह सकते हैं कि जो ठाकुर का कुआं कहानी है इसमें जो प्रमुख पात्र अगर कह सकते हैं तो गंगी ही है। इसे नायिका प्रधान कहानी कह सकते हैं। अन्य पात्र के रूप में जो गौण पात्र के रूप में आए हैं ठाकुर, साहू, 2 स्त्रियां और महगू, ये सभी क्या है, तो अन्य पात्र के रूप में आए हैं। अब संपूर्ण कथा सार को देखते हैं। तो जोखू जैसे ही
अपनी प्यास बुझाने के लिए लोटे को मुंह से लगाता है, पानी में बदबू आती है। क्या आती है? तो बदबू आती है। गंगी जोखू को बदबूदार पानी नहीं पीने देती है। गंगी जोखू के लिए यह जानते हुए कि ठाकुर के कुएं पर चमारों को पानी पीना मना है, यह जान रहे थे कि ठाकुर के कुएं पर चमारों को पानी पीना मना है, उन्हें पानी पीने नहीं दिया जाता क्योंकि चमार नीच जाति के थे, इसलिए पीना मना है। तो गंगी जोखू के लिए यह जान रही है कि वहाँ जाने के बाद भी पानी नहीं मिलेगा, मना है, तब भी क्या करती है, यह तब भी ठाकुर के कुएं पर बहुत साहस जुटाकर रात के 9 बजे धुंधली रोशनी में पानी भरने जाती है। पानी भरकर 2 स्त्रियां के जाने के बाद वह पानी भरने जाती है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पानी भरने जाती है मतलब पानी भरती नहीं है, वहाँ पर जाने के बाद रुक जाती है, छुप जाती है। अब जब 2 स्त्रियां पानी भरकर वहाँ से चली जाती है तो वहाँ से उनके जाने के बाद वो पानी भरने जाती है। परंतु क्या होता है? परंतु ठाकुर का दरवाज़ा खुलने की आहट से गंगी के हाथ से घड़ा और रस्सी छूट जाती है, यानी वो पानी भरने लगती है, पानी खींचने भी लगती है, यानी घड़ा जो है वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि लगभग किनारे पर आ ही जाता है। उसे वह निकालने वाले ही होती है कि ठाकुर का दरवाज़ा खुलता है और ठाकुर क्या करता है, ठाकुर आवाज़ देता कौन है कुएं पर। अब गंगी कह सकते हैं कि बहुत डर जाती है और उसी डर में उसका जो रस्सी है छूट जाता है और घड़ा और रस्सी छूट जाती है और गंगी क्या करती है, वहाँ से किसी तरह अपनी जान बचाकर भागते हुए घर आती है और देखती है कि जोखू जो है उसका पति, जिसे वह गंदा पानी पीने से मना की थी, वही गंदा पानी क्या करा है, तो यहाँ पर नाक मूंद कर पी रहा था। तो हम कहानी के आधार पर बता रहे हैं। तो गंदा पानी में जो मैला पानी था, बदबूदार पानी, उसे क्या करे तो नाक मूंद कर पी रहा है। अरे अंतिम में उसका जो पति है वही पानी को पीता है, क्योंकि प्यास कितना देर तक रह सकता है प्यास के मारे। अब इसमें जो महत्वपूर्ण संवाद आए हैं, संवाद की ओर चलते। ज़्यादा परीक्षा में संवाद से प्रश्न इस बार सीजीएल की परीक्षा में आए थे। पहला है जोखू का कथन गंगी को। क्या जोखू गंगी को कहता है, अब तो प्यास के मारे नहीं रहा जाता, ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूँ। ये किसका कथन है? तो जोखू का कथन है गंगी को। ये कहानी के प्रारंभ में ही यह कथन आया है। अगला कथन है लेखक का स्वगत चिंतन गंगी के विषय में। लेखक का स्वगत चिंतन है किसके विषय में? तो गंगी के विषय में। खराब पानी पीने से बीमारी बढ़ जाएगी, इतना जानती थी, यानी गंगी इतना जानती थी कि खराब पानी पीने से बीमारी बढ़ जाएगी, इतना जानती थी, परंतु यह ना जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। अगर ये उसे पता होता तो पानी को क्या करती, उबाल कर वही पानी को जोखू को दे सकती थी, परंतु यह नहीं जानती थी। यह स्वगत चिंतन लेखक का है गंगी के विषय में। आगे है जोखू का कथन गंगी से। गरीबों का दर्द कौन समझता है, हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता। और यही प्रश्न इस बार सीजीएल की जो परीक्षा रद्द हो गई उसमें यही प्रश्न जो है दिया हुआ था। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए संवाद। ये जोखू का कथन है गंगी से। बहुत सारे विद्यार्थी गंगी को भी मारे थे, लेकिन यह कथन किसका है? तो जोखू का कथन है गंगी से। अगला है गंगी का स्वागत चिंतन है उच्च वर्ग के लोगों के बारे में। वह स्वागत चिंतन करती है, अपने आप में चिंतन करती, सोचती है हम नीच हैं और लोग ऊंचे हैं। यानी कौन लोग ऊंचे हैं? जो बड़े वर्ग के लोग थे, तो हम नीच हैं और लोग ऊंचे हैं, इसीलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं। ये गंगी का स्वागत चिंतन है उच्च वर्ग के लोगों के विषय में। अब कहानी में जो कुछ विशेष है उसे भी देख लेते हैं। ठाकुर का कुआं कहानी जाति प्रथा से त्रस्त समाज का चित्रण करती है। ठाकुर के दरवाजे पर यहाँ थोड़ा सा 10-5 होगा ना, 10-5 व्यक्ति जमा थे। कितने व्यक्ति जमा थे? तो 10-5 व्यक्ति जमा थे। परीक्षा में आ सकता है ठाकुर के कुआं कहानी में ठाकुर के कुएं पर कितने आदमी जमा थे? तो 10-5 आदमी जमा थे। इस कहानी में दलीलों के जीवन की व्यथा को दर्शाया गया है। दलितों की जीवन की जो व्यथा है, स्थिति, उसे दर्शाया गया है। और ठाकुर ने गडेरिये की भेड़ चुराकर क्या किया था? तो खा गया था। ये भी इसमें चर्चा है कि ठाकुर गडेरिये की भेड़ चुराकर खा गया और कोई कुछ करने भी नहीं आया। तो ये उच्च वर्ग के लोगों के बारे में सारा कुछ है जो गंगी के मन ही मन ये सब
मन ही मन ये सब चिंतन करती है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु थे, याद रखिएगा। तो गडेरिया का भेड़ चुराकर कौन खा लेता है ठाकुर का कुआं में? तो ठाकुर ही खा लेता है। और एक चीज़ और इसमें चर्चा है कि इसमें दो कुएं की चर्चा, ठाकुर के कुएं की और साहू के कुएं की, दो कुओं की भी इसमें क्या है तो चर्चा है, ये भी याद रखिएगा। परीक्षा में आ सकता है कि ठाकुर का कुआं कहानी में कितने कुओं की चर्चा है? तो दो, ठाकुर का कुआं और साहू का कुआं। ऐसे अगर देखा जाए तो कुआं तो फिर ये चमारों का भी एक कुआं था जिसमें क्या हुआ था, जिसमें जानवर मर गया था, परंतु कहानी में प्रेमचंद जी लिखे हैं कि गांव में दो ही कुएं हैं, ठाकुर का कुआं और साहू का कुआं। तो परीक्षा में वहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए अब चलते तीसरा कहानी की ओर। तीसरी कहानी जो है नीलम देश की राजकन्या, ये कहानी तीसरी कहानी है। तो इसके रचनाकार कौन है? तो जैनेन्द्र कुमार है। प्रकाशन वर्ष है 1933 ईस्वी। कहानी संग्रह तो नीलम देश की राजकन्या कहानी संग्रह से इसे लिया गया है, यानी खुद ही ये क्या है कहानी संग्रह भी है और इसमें कहानी के रूप में भी नीलम देश की राजकन्या है। अब यह कहानी क्या है? तो यह कहानी जो है नीलम देश की राजकन्या कहानी जो है, यह कहानी मनोविज्ञान पर आधारित है, जिसमें स्त्री के मन में पुरुष के इंतजार को मनोवैज्ञानिक तरीके से क्या किया गया है तो दर्शाया गया है। याद रखिएगा यह मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है जिसमें स्त्री के मन में पुरुष के इंतजार को मनोवैज्ञानिक तरीके से दर्शाया गया है। अब हम लेखक परिचय की ओर चलते हैं। जैनेन्द्र जी का परिचय थोड़ा देख लेते हैं। इनका जन्म 2 जनवरी 1905 ईस्वी को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था और मृत्यु 14 दिसंबर 1988 को हुआ। मूल नाम इनका क्या था? याद रखिएगा तो जैनेन्द्र जी का मूल नाम आनंदीलाल था। माता पिता प्यारेलाल और रमा देवी थी। प्रथम कहानी क्या है? तो जैनेन्द्र जी का प्रथम कहानी खेल है और जैनेन्द्र जी का प्रथम कहानी संग्रह कौन है? तो फांसी। ये भी याद रखिएगा, प्रथम कहानी संग्रह क्या है तो फांसी है और प्रथम कहानी कौन है तो खेल है। प्रथम उपन्यास कौन है? तो जैनेन्द्र जी का प्रथम उपन्यास है परख। और प्रथम निबंध संग्रह कौन है? तो प्रस्तुत प्रश्न जो है इनका प्रथम निबंध संग्रह है। इनको पद्म भूषण सम्मान से कब सम्मानित किया? तो 1971 ईस्वी में। और साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो थोड़ा सा यहाँ छूट गया है, इसे मैं अभी बता दे रहा हूँ। तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1966 ईस्वी में मिला था। तो 1966 में इनको क्या मिला? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आगे चलते हैं। अब यहाँ प्रश्न है कि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था वो किस रचना पर मिला था? तो याद रखिएगा इनका एक उपन्यास है मुक्ति बोध, उसी उपन्यास पर जैनेन्द्र को 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अब प्रमुख रचनाएं इनकी दी हुई हैं, तो ये सभी उपन्यास हैं परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, व्यतीत, सुखदा, जयवर्धन। अब कहानी संग्रह है फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, एक रात, जय संधि, ये सब इनकी क्या है तो कहानी संग्रह है। अब जैनेन्द्र किस प्रकार के कथाकार है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। तो जैनेन्द्र हैं मनोवैज्ञानिक कथाकार हैं, याद रखिएगा मनोवैज्ञानिक कथाकार हैं। तपोभूमि उपन्यास पर जैनेन्द्र को ऋषभ चरण जैन के साथ मिलकर लिखा। देखिए अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, तपोभूमि उपन्यास है, यह उपन्यास सह लेखन में किया गया है किनके साथ? तो ये जैनेन्द्र ऋषभ चरण जैन के साथ मिलकर इस उपन्यास की रचना की है। मुक्ति बोध उपन्यास पर 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। इनकी वो शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। अब हम चलते हैं नीलम देश की राजकीय कन्या कहानी का पात्र परिचय। तो सबसे पहले राजकन्या 7 समंदर पार, कहा तो 7 समंदर पार नीलम के द्वीप पर रहने वाले एक राजकुमारी। राजकन्या के 3 महल है, राजकन्या के जो नीलम द्वीप है इसमें 3 महल है। पहला है पुखराज का महल, दूसरा है पन्ने का महल और तीसरा है हीरे का महल। 3 महल है। राजकन्या अपने मन में राजकुमार का इंतजार कर रही है। क्या कर रही है? तो राजकन्या अपने मन में राजकुमार का इंतजार कर रही है, जो एक मिथ्या है, सपना है। जो क्या है? कि मिथ्या है, सपना है, भ्रम है, जिससे वह अपने मन में इंतजार कर रही है। राजकन्या की सेवा में स्वर्ग अप्सराएं, गंधर्व बलाएं और किन्नरियां क्या है? हाँ, किन्नरियां रहती हैं। यानी ये सभी क्या है तो राजकन्या के सेवा में लगी रहती हैं। अब यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन है? तो राजकन्या के नीलम द्वीप में कितने महल है? याद रखिएगा 3, पुखराज का महल, पन्ने का महल और हीरे का महल। और राजकन्या कहाँ रहती है? 7 समुद्र पार एक नीलम द्वीप में रहती है।
अब अन्य पात्र में अभी चर्चा कर ही दिए, स्वर्ग अप्सराएं, गंधर्व बलाएं और किन्नरियां, ये सभी क्या है तो अन्य पात्र के रूप में है। अब इसकी संपूर्ण कथा सार की ओर चलते हैं। तो नीलम देश की राजकन्या कथा के कथाकार जैनेन्द्र की एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। यानी नीलम देश की राजकन्या जो है वो कथाकार जैनेन्द्र कुमार की एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। प्रस्तुत कहानी में कहानी की कथानक 7 समंदर पार नीलम द्वीप पर रहने वाली राजकन्या को केंद्र में रखकर क्या किया गया, गुना गया है। राजकन्या की सेवा में स्वर्ग अप्सराएं, गंधर्व बलाएं और किन्नरियां रहती हैं। राजकन्या के मन में जब से राजकुमार का मिथ्या स्मरण हुआ है तब से वह अकेलापन में रहना पसंद करती है। वह राजकुमार की प्रतीक्षा में रहती तो है, परंतु जब वह नहीं आता तो राजकन्या पुनः अपनी किन्नर सखियों के साथ क्या होती है, खेलने में व्यस्त हो जाती है। ये इसका जो है संपूर्ण कथासार जो बहुत ही संक्षेप में हम प्रयास किए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसमें नीलम का एक द्वीप है जो 7 समंदर पार है, जहाँ पर एक राजकन्या रहती है। उसकी सेवा में अप्सराएं, किन्नरियां, गंधर्व बलाएं रहती हैं और उनका महल है नीलम द्वीप में, जिसमें 3 महल है। 3 महल की जिसकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। अब राजकन्या के मन में जब से राजकुमार का मिथ्या स्मरण होता है तब से वह अकेलापन में रहना पसंद करती है, अर्थात उसे राजकुमार से प्रेम होता है, राजकुमार का आने का उनको इंतजार होता है, जिसके कारण वो किन्नर बलाओं, अप्सराओं के साथ जो खेलती रहती है उनसे खेलना पसंद उनको नहीं आता है। जब उनको पता लगता है कि अब राजकुमार नहीं आएगा तो पुनः वो क्या करती है, तो पुनः वह किन्नर सखियों के साथ खेल में व्यस्त हो जाती है। ये इसकी मूल समीक्षा कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। इस कहानी में एक स्त्री की मनोदशा का वर्णन किया गया, सही बात है। दूसरा बिंदु है, किन्नरी बलाएं राजकन्या के लिए भांति भांति का उपहार लाती है। भगवान इंद्र की आज्ञा से अप्सराएं, गंधर्व बलाएं और किन्नरियां क्या होती है, राजकन्या की सेवा में नियोजित हुई हैं। यानी ये जब जितनी भी जो सेवा में राजकन्या के लिए गई हैं वो किनकी आज्ञा से, तो याद रखिएगा भगवान इंद्र की आज्ञा से राजकन्या की सेवा में सभी लगी हुई हैं। ये भी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए प्रमुख संवादों को देख लेते हैं नीलम देश की राजकन्या से। तो एक संवाद बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सभी संवादों को हम देखेंगे। पहला संवाद है, राजकन्या का कथन है, तुम जाओ, मुझे तो तुमने आनंदित कर दिया है, मैं उतने के योग्य नहीं हूँ। अगला है, किन्नरियां का है, किन्नर बलाएं का कथन है, सखी हमको दुत्कारो मत। किसे कहती, राजकन्या को कहती है। राजकुमार आएंगे तब हम अपने आप क्या हो जाएंगे, यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि जाने के लिए कहती है राजकन्या। आगे है, किन्नरियां का फिर से कथन है, यह नीलम का द्वीप है, बीच में समंदर साथ है, तब धरती आती है। ये भी इसका कथन है, तो किन्नर बलायों का है। अगला है, राजकन्या का ही कथन है, तो यह भीतर की प्रतीक्षा कैसी है, अभिषेक नहीं होना है तो रस इकट्ठा होकर मन के उभार ही पीड़ा क्यों दे रहा है। ये राजकन्या का कथन है। अगला महत्वपूर्ण कथन जो है कहानी का जो संवाद के रूप में है, तो राजकन्या कहती है, और यही प्रश्न जो सीजीएल की परीक्षा में यह प्रश्न आया था, तो इस ओर यह सत्य है तब उधर प्रति सत्य है। यह कथन किसका था, तो राजकन्या का ही ये कथन था, राजकन्या ही यह बात कहती है। तो याद रखिएगा, ये सीजीएल का जो परीक्षा हुई थी उसमें यह प्रश्न आया था। अगला है, राजकन्या के मन की व्यवस्था को यहाँ बताया गया है, उसके भीतर जो प्रतीक्षा है वही है सब निसारता के बीच का सार सत्य। ये राजकन्या के मन की अवस्था है। हो सकता है पंक्ति को पूछ दे किस कहानी से ली गई है पंक्ति, तो इसे भी आपको याद करना है। राजकन्या के मन की एक और अवस्था को यहाँ बताया गया है, वह है नहीं तो मैं किसके लिए हूँ, अपनी प्रतीक्षा के लिए मैं हूँ और मेरी प्रतीक्षा के लिए है, उसके लिए है। ये राजकन्या की मन की व्यवस्था को यहाँ अवस्था को बताया गया है। तो ये सभी महत्वपूर्ण संवाद थे। तो ये इस कहानी को भी हम देख लिए, इसके एमसीक्यू भी यहाँ पर है, जिससे आप जब पीडीएफ नोट्स लीजिएगा जिसमें आपको सारे एमसीक्यू मिलेंगे। अगला कहानी है परिंदे। परिंदे के रचनाकार निर्मल वर्मा जी हैं। प्रकाशन वर्ष है परिंदे कहानी का 1960 ईस्वी।
किस कहानी संग्रह में है परिंदे कहानी? तो परिंदे कहानी में। अब लेखक निर्मल वर्मा का जन्म 3 अप्रैल 1929 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु कब हुई? 25 अक्टूबर 2005 ईस्वी में इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई थी। अब यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु जो भी है लेखक से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं। निर्मल वर्मा को 1999 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। निर्मल वर्मा को भारत सरकार द्वारा 2002 ईस्वी में पद्म भूषण दिया गया। ज्ञानपीठ मिला 1999 में, जबकि 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1985 ईस्वी में कव्वे और काला पानी है ना, कव्वे और काला पानी कहानी संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1985 मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1999 मिला, और पद्म भूषण सम्मान जो है वो 2002 ईस्वी में मिला भारत सरकार द्वारा। तो हो सकता है परीक्षा में आ सकता कि निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? तो कव्वे और काला पानी कहानी संग्रह के लिए। कब? तो 1985 ईस्वी में। अब अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा एमए इतिहास से कहाँ से की थी? तो दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से की थी। ये भी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आजकल यहाँ से भी प्रश्न आ रहे हैं परीक्षा में। निर्मल वर्मा की कहानी माया दर्पण पर 1973 में फिल्म भी बन चुकी, याद रखिएगा। आगे, डॉक्टर नामवर सिंह ने परिंदे कहानी को नई कहानी की पहली कहानी माना है। यानी डॉक्टर नामवर सिंह ने जो इनका कहानी परिंदे, जिसको आज हम अभी पढ़ेंगे, तो उस कहानी को जो है डॉक्टर नामवर सिंह नई कहानी की पहली कहानी, यानी नई कहानी आंदोलन की पहली कहानी, इसे माना जाता है डॉक्टर नामवर सिंह के द्वारा। अगला है, निर्मल वर्मा की अधिकांश कहानियां सामाजिक विषयों पर आधारित है। किस पर आधारित है? सामाजिक विषयों पर। निर्मल वर्मा की जितनी भी कहानियां जो सामाजिक विषयों पर, अधिकतर कहानी जो है उसमें से सामाजिक विषयों पर आधारित है। अब इनका प्रमुख कहानी संग्रह है जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में। चर्चित कहानी है लंदन की एक रात, कुत्ते की मौत, सूखा, लवर्स इत्यादि। ये सभी क्या इनकी चर्चित कहानियाँ हैं। उपन्यास की ओर चलते हैं तो उपन्यास में वे दिन, लालटीन की छत, एक चिथड़ा सूख, रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य, ये सभी क्या इनके उपन्यास हैं। अब यहाँ भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उसे भी देख लेते हैं। निर्मल वर्मा की प्रथम कहानी संग्रह परिंदे 1960 ईस्वी। निर्मल वर्मा की अंतिम कहानी संग्रह संपूर्ण कहानियाँ। निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास वे दिन। निर्मल वर्मा का अंतिम उपन्यास अंतिम अरण्य। 3 एकांत इनका जो है, 3 एकांत निर्मल वर्मा जी का नाट्य रचना, याद रखिएगा। 3 एकांत जो है निर्मल वर्मा जी का नाट्य रचना है। अब परिंदे कहानी का जो विशेष है, जो महत्वपूर्ण, उसे भी देख लेते हैं। इस कहानी में सच्ची प्रेम को मैंने वैज्ञानिक सूझबूझ के साथ प्रस्तुत किया गया है। परिंदे कहानी की कथा मूलतः प्रेम की कथा है। परिंदे कहानी के सभी पात्र अपने अंतर्मन में प्रेम की पीड़ा से दबे हुए हैं, और परिंदे कहानी का मुख्य पात्र मिस लतिका है। याद रखिएगा, परिंदे कहानी का जो मुख्य पात्र के रूप में मिस लतिका है। ये सभी बिंदु जो परिंदे कहानी के लिए विशेष है। सच्ची प्रेम और मनोवैज्ञानिक सूझबूझ के साथ इसे प्रस्तुत किया गया है, और यह मूलतः प्रेम की कहानी है, जिसे प्रेम की कथा को इसमें दिखाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, पात्र परिचय की ओर चलते। परिंदे कहानी की पात्र परिचय। सबसे पहले मिस लतिका यानी मैडम लतिका, परिंदे कहानी की नायिका, कैप्टन नेगी की प्रेमिका तथा कैप्टन नेगी के मृत्यु के बाद भी उससे बहुत प्रेम करती है। यानी कैप्टन नेगी की प्रेमिका है, और ऐसा होता है कि कैप्टन नेगी का मृत्यु हो जाती है, तो उनकी मृत्यु होने के बाद भी उसे क्या करती है? तो लतिका बहुत प्रेम करती है। कॉन्वेंट स्कूल में छात्रावास, कॉन्वेंट स्कूल की जो छात्रावास है, उस छात्रावास में वो क्या है? तो वार्डन थी। छात्रावास की छात्रा जूली का प्रेम पत्र इनके हाथ लग जाता है, जिसे कहानी के अंत में प्रेम पत्र को जूली के याद रखिएगा तकिए के नीचे, यहाँ छूट गया है। कहानी के अंत में क्या करती है? तो लतिका जो जूली का जो प्रेम पत्र, उसका प्रेमिका जो उनके हाथ लग जाता है, उस प्रेम पत्र को क्या करती है? तो अंत में जूली के तकिए के नीचे रख देती है, याद रखिएगा। अगला पात्र डॉक्टर मुखर्जी मिस लतिका का शुभचिंतक हैं। इनकी पत्नी की मृत्यु बर्मा से आने के वक्त हो गई थी, और ये भी क्या रहते हैं? ये भी दुखी रहते हैं। इनसे कोई पूछता नहीं है क्यों दुख रहते हैं, पर फिर भी ये बाहर से ऐसा दिखाते कि मुझे कोई किसी की चिंता नहीं है। अगला है मिस्टर ह्यूवर्ट, छात्रावास के संगीत शिक्षक। थोड़ा सा ये
टाइपिंग मिस्टेक हो गया है लिखने में, इसे इसे पढ़िएगा, है ना। शिक्षक हैं, क्या थे तो छात्रावास के संगीत के शिक्षक थे। और लतिका को प्रेम पत्र लिखते हैं, याद रखिएगा, लतिका को प्रेम पत्र कौन लिखते हैं तो मिस्टर ह्यूबर्ट लिखते हैं, कैप्टन नेगी ने लिखते हैं। जब प्रेम पत्र लिखते हैं इनको मालूम चलता है कि लतिका किसी और से प्रेम करती थी, तो इनको बहुत ही क्या लगता है, अपने आप पर भी क्या लगता है तो खराब लगता है। अब अगला है मेजर गिरीश नेगी, लतिका का प्रेमी कुमाऊं रेजिमेंट में कैप्टन था। कहानी में इसकी मृत्यु हो चुकी है, यानी कहानी में इसकी मृत्यु हो चुकी है, ये सब दर्शाया गया है। आगे सुधा कौन है तो हॉस्टल की सबसे, यहाँ पर छात्र यहाँ छूट गया है, सबसे एक प्रकार से कह सकते सबसे, जो एक प्रकार छात्रों में भी प्रचलित रहती है ना, तो सबसे लोकप्रिय छात्रा के रूप में मान सकते हैं। नहीं, वहाँ स्कूल में सबसे अधिक इसी को लोग जानते थे, सुधा को। जूली कौन है तो हॉस्टल की भी ये भी लड़की है जिसका प्रेम पत्र मिस लतिका के हाथ लग जाती, याद रखिएगा ये जूली है। अन्य पात्र के रूप में है करीमुद्दीन, हॉस्टल छात्रावास का नौकर है और ये मिलिट्री में भी रह चुका है, याद रखिएगा, सेना में भी रह चुका है और हॉस्टल जो छात्रावास है वहाँ पर क्या है नौकर है। मिस वुड कौन है तो हॉस्टल की हेड है, यानी प्रिंसिपल है। तो ये सभी क्या थे तो ये सभी परिंदे कहानी के पात्र थे। मुख्य रूप से लतिका, डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट की चर्चा इसमें ज़्यादा है। अब आगे चलते हैं, इसके कथा के देखते हैं। यह कहानी शिमला के एक बोर्डिंग कॉन्वेंट स्कूल की कहानी है। मिस लतिका कॉन्वेंट स्कूल के छात्रावास में वार्डन है। वह अपने प्रेमी कैप्टन नेगी की मृत्यु हो जाने के कारण बहुत दुखी रूप में जीवन यापन कर रही है। क्या क्या पॉइंट आगे इसमें महत्वपूर्ण बिंदु इसमें आ गए। इस कहानी जो है शिमला के एक बोर्डिंग स्कूल है, उस स्कूल की कहानी है। मिस लतिका उस स्कूल के छात्रावास में क्या है तो वार्डन है। वह अपने प्रेमी कैप्टन नेगी की मृत्यु हो जाने पर क्या रहती, बहुत दुखी रहती है और हमेशा उसे याद करती रहती है और चाहती है कि उसे वह भूल जाए, परंतु भूल नहीं पाती है। जितना वो भूलना चाहती है उतना अधिक क्या होते कैप्टन नेगी उनको याद आते रहते। लतिका अपने बीते दिनों को याद भुलाना चाहती है परंतु भूल नहीं पाती, वही बात जो अभी हम किए। आगे छात्रावास में गर्मियों की छुट्टी होने के बावजूद भी वह छात्रावास में ही रहती है। मिस लतिका के हाथ जूली के प्रेमी का प्रेम पत्र लग जाने से वह जूली के भविष्य के प्रति काफ़ी चिंतित होती है। मिस्टर ह्यूबर्ट लतिका को बहुत पसंद करते हैं। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, फिर से समझिए, मिस लतिका के हाथ किसका प्रेम पत्र लग जाता है, जूली के प्रेमी का। और वह जब प्रेम पत्र लगता है तो जूली के भविष्य के प्रति क्या होता है तो भविष्य के प्रति जो है मिस लतिका बहुत चिंतित हो जाती है। अब आगे महत्वपूर्ण बिंदु है, मिस्टर ह्यूबर्ट जो है लतिका को बहुत पसंद करते हैं और वे लतिका को प्रेम पत्र भी लिखते हैं, पसंद करते हैं और प्रेम पत्र भी क्या करते हैं लिखते हैं। जब उन्हें लतिका के प्रेम के बारे में पता चलता है तो वे बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं। आगे अब डॉक्टर मुखर्जी क्यों चलते हैं। डॉक्टर मुखर्जी मिस लतिका के शुभचिंतक के रूप में हैं, परंतु वह भी अपनी पत्नी की मृत्यु हो जाने से बहुत दुखी हैं। अब मिस लतिका के हिल स्टेशन में देखिए, मिस लतिका को क्या है तो हिल स्टेशन में स्नोफॉल बहुत पसंद, याद रखिएगा। मिस लतिका को क्या पसंद है बहुत अधिक तो स्नोफॉल, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आ सकता है। तो मिस लतिका को स्नोफॉल बहुत पसंद है। और कहानी के अंत में लतिका जूली का प्रेम पत्र को उसके तकिए के नीचे क्या करती है तो रख भी देती है। यानी कहानी के अंत में क्या करती है तो जूली का जो प्रेम पत्र उसे हाथ लग जाता है, उस प्रेम पत्र को क्या करती है तो उसके जूली सो रही होती है, तकिए के नीचे रखकर वहाँ से चली जाती है। इस प्रकार परिंदे कहानी जो है ये समाप्त हो जाता है। अब इसके जो महत्वपूर्ण संवाद है इसे देख लेते हैं। पहला मैडम लतिका का जो संवाद है, यानी लतिका का ही, अभी कुछ पक्का नहीं है, आई लव द स्नोफॉल, आई लव द स्नोफॉल, यानी स्नोफॉल को बहुत पसंद करती थी। अब डॉक्टर मुखर्जी का कथन है, होम सिकनेस ही एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज करना किसी डॉक्टर के वश की बात नहीं है। अगला महत्वपूर्ण कथन ह्यूबर्ट का है। ह्यूबर्ट क्या कहते हैं, छुट्टियों में घर जाने से पहले क्या जरूरी है कि लड़कियां फादर एलमंड का सरमन सुने। अब यहाँ प्रश्न आ जाएगा कि जो छात्रावास में लड़कियां क्या सुना करती थी तो फादर एलमंड का
सरमन सुना करती थी, याद रखिएगा। और ये ह्यूबर्ट को पसंद नहीं था कि वो कहती क्या ज़रूरी है कि छुट्टियों से घर जाने से पहले ये सरमन सुनना ही है। अगला है ह्यूबर्ट का ही एक और कथन है, मिस लतिका आप छुट्टियों में कहीं क्यों नहीं जाती? सर्दियों में यहाँ सब कुछ वीरान हो जाता होगा। ये कौन कहता है? तो ह्यूबर्ट कहता है लतिका से। अब डॉक्टर मुखर्जी का संवाद है, वैसे हम सबकी अपनी अपनी जिद होती है, कोई छोड़ देता है, कुछ लोग आखिर तक उससे चिपके रहते हैं। ये डॉक्टर मुखर्जी किससे कहते हैं? तो ये मिस लतिका से कहते हैं, क्योंकि वो कैप्टन नेगी को भूल नहीं रही थी। इस बात को लेकर वो कहती है कि वैसे हम सबका हम सबकी अपनी अपनी जिद होती है, कोई छोड़ देता है, कुछ लोग आखिर तक उससे चिपके रहते हैं। अगला एक और महत्वपूर्ण संवाद है डॉक्टर मुखर्जी का, किसी चीज़ को ना जानना अधिक गलत है तो जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा जोंक की तरह चिपटे रहना, यह भी क्या है? तो गलत है। ये डॉक्टर मुखर्जी का कथन है। एक और कथन है, मैं जी रहा हूँ, उम्मीद है कि काफ़ी अरसा और जीऊँगा, ये भी डॉक्टर मुखर्जी का ही कथन है। अब जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो प्रश्न यहाँ पर दिए हुए, सभी प्रश्नों को आप क्या करेंगे? पढ़ भी लेंगे। जब आप PDF नोट्स प्राप्त करेंगे, आपको एक बार पुनः बता दूँ कि JSSC CGL का संपूर्ण नोट यानी JSSC पेपर 2 हिंदी, याद रखिएगा, पेपर 2 हिंदी का संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स, पूरा सिलेबस कंप्लीट नोट्स सब मेरे पास उपलब्ध है, यानी भारतीय विजन क्लासेस पर उपलब्ध है। जिनको भी परचेस करनी है तो वे परचेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा? वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारा नंबर है, वहाँ से हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम लिंक भी दिया, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा किस प्रकार आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। सारे PDF आपको मोबाइल के माध्यम से डायरेक्ट व्हाट्सएप के माध्यम से दिए जाएंगे। इसके लिए आपको कुछ पैसे देने होंगे, मतलब कुछ उसके फ़ी हैं, कुछ चार्जेस लगाए गए हैं जिसे आपको देने होंगे, तो उसे आप देकर आप खरीद सकते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, जिसके कारण मैं आज यहीं पर क्लास को स्टॉप करता हूँ। कल बचे हुए जितनी भी कहानियाँ, सभी कहानियों को कल पुनः हम इसे लेकर आ जाएंगे, यानी सारा कहानी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।